बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपके पास जीओसी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन में से एक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, तो सबसे पहले आपके पास कोई भी कार्बन जिसकी वैलेंसी 4 है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रिच डिस्प्लेस हो जाएगा, लीव कर जाएगा और उसकी जगह एक दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच आ जाएगा। इसी का नाम क्या आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन शॉर्ट, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाए, उसी को आपने क्या नाम दे रखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल है। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये आपके पास टोटल आपके पास 5 टाइप की होंगी, SN1, SN2, SNI, SN2 प्राइम, SNAR एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके फर्दर 2 पार्ट्स हो जाते हैं इस टाइप से, पर हमारे लिए जनरली SN1, SN2 और SNI ये बहुत काम के रहेंगी। SN2I भी हम देख लेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, देखें तो सारे के, पर फिलहाल हम ध्यान देते हैं सबसे इजी वाले पोर्शन पे जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके पास है SN1 और SN2। चलो जी, अब यहीं से शुरुआत करते हैं SN1 से और आपके पास है SN2 से। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है। अगर आपने 10th पास आउट की है ना बेटा जी, तो ये आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन ही लगेगी आपको। बस सब्जेक्ट स्ट्रीम चेंज हो गई है, वहाँ पे तो सिंपल केमिस्ट्री थी, यहाँ पे ऑर्गेनिक है, तो नाम भी चेंज हो गए हैं। ये जो छोड़ के जा रहा है इसको आप बोलोगे लीविंग ग्रुप, जो अटैक कर रहा है उसको वहाँ पे मेटल या नॉन मेटल थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस नाम भी बदल गया है, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन कुछ बुक्स में अगर आपको SN की जगह DN वर्ड भी मिले तो भी बात वही है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। SN मीन सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, DN मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है जी। अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, एक बार इसको देख लो। न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव और इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव। प्लीज कभी की कल्पना करने की कोशिश ना करना, ठीक है, कि भाई ये रिच है, नेगेटिव है, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, लव फाइल मीन्स लविंग, न्यूक्लियस से लव करेगा, न्यूक्लियस से लव कौन करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। नहीं यार, सीधा देखो ना, NU नेगेटिव, पूरा 2 साल आपको यही यूज करना है, 11th में भी और 12th में भी, तो NU नेगेटिव है भाई आपके पास, तो NU नेगेटिव मतलब रिच, E पॉजिटिव मतलब डेफिशिएंट, इतना ही काफी है। फिर भी लिख भी लो, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इनके पास नेगेटिव चार्ज होगा, लाइक साइनाइड, OH नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, X नेगेटिव, जबकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, लाइक X पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, HSO3 पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप 1 के जो पॉजिटिव चार्ज या ग्रुप 2 के जो पॉजिटिव चार्ज है, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ये भाई साहब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह बेशक पॉजिटिव चार्ज हो, बिहेव नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इनका काम है इलेक्ट्रॉन को लेने का। भाई इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट पूरा करा लिया अपना, इसने 2 लूज करके ऑक्टेट पूरा करा लिया, स्टेबल हो गया। अगर रिएक्शन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो स्टेबल हुआ ही नहीं। और केमिकल रिएक्शन होने का मेन मोटिव क्या था? स्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन लेके जब स्टेबिलिटी आई ही नहीं तो रिएक्शन होगी भी नहीं। तो इसलिए ये बेशक पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शन में एज एन इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक नहीं करेंगे। हाँ, ये कर जाएंगे। दूसरा, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जो कि ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 से। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन फॉस्फोरस यूज होता है ऑर्गेनिक में, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन और सल्फर बहुत यूज होगा, और ग्रुप 17 में तो सारे यूज होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके पास एक लोन पेयर होता है, 16 वालों के पास 2 और 17 वालों के पास 3 लोन पेयर। उल्टा उस तरफ भाई जिनके पास लोन पेयर की बात छोड़ो, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, वैलेंसी पूरी हो गई है। जैसे कि भाई बोरोन या बेरिलियम देखो, बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है, हेलोजन के साथ 2 बॉन्ड बना लिए, तो 2 खुद के इलेक्ट्रॉन, 2 हेलोजन के, कितने हो गए? 4। ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए थे? 8। कितने की कमी रहेगी? 4 की। सिमिलरली बोरोन के पास 3 खुद के, 3 हेलोजन के, कितने हो गए? 6 होने चाहिए थे, एग्जैक्टली 8, तो भाई 2 की कमी रहेगी। तो ऐसे सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन मांगने ही जाएंगे, तो इनको आप क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रोफाइल। लास्ट, अगर एक जैसे एलिमेंट्स के बीच में सिमिलर बॉन्ड हो, जैसे C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C, तो भी आप उसको क्या बोल देंगे? सिमिलर बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स, आप उसको बोल देंगे न्यूक्लियोफाइल। और अगर उनके बीच में आपके पास कैसे, आपके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं,
3D सीरीज में कोई भी हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, या 4D सीरीज 5D सीरीज में से कोई भी हो, उन सारों के पास डी तो खाली पड़ा ही पड़ा है। तो वो भी किसके तरह बिहेव कर जाएंगे आपके पास बेटा जी? हाँ जी बिल्कुल, आपके पास वो भी बिहेव करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं SN1 की, शुरुआत करते हैं SN1 के साथ। सबसे पहले SN1 के साथ शुरुआत करते हैं बेटा। तो देखो SN1 आपके पास एक ऐसी रिएक्शन है जिसका ऑर्डर क्या है? 1। नाम में ही है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, और 1 आपके पास डिफाइन करता है ऑर्डर को। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 है, तो जब आपके पास ये रिएक्शन RX प्लस NU गिव्स यू RNU, डिस्प्लेसमेंट ही है प्लस X नेगेटिव जो लिविंग ग्रुप था, उसको आप काइनेटिक्स के हिसाब से लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई RX। NU की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आपको कहेगा कि भाई आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर आपके पास न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को, यही ऐसी कोई रिएक्शन दे दी, कहेगा इसके अंदर SN1 रिएक्शन हो रही है। वो डायरेक्टली भी बता सकता है और इनडायरेक्टली भी बता सकता है। और कहेगा बताओ अगर न्यूक्लियोफाइल का अमाउंट 5 गुना बढ़ा दूं तो रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपकी रिएक्शन की जो स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ RX पे, जो मेन सबस्ट्रेट है, उस पर डिपेंडेंट है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से तो इंडिपेंडेंट है, तो उससे आपकी रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ना नहीं है। हाँ, इससे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, वो साफ दिख रहा है, ये रहा भाई। अगर इसका अमाउंट दुगना किया तो रेट दुगनी हो जाएगी, 5 गुना किया तो 5 गुनी हो जाएगी, 100 गुना किया तो 100 गुना हो जाएगी। लेकिन न्यूक्लियोफाइल पे रिएक्शन की स्पीड डिपेंडेंट नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सेकंड, आपके पास ऑर्डर बेशक 1 है लेकिन रिएक्शन के अंदर स्टेप 2 हैं। कौन कौन सी 2 स्टेप है भाई? पहले आपके पास क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, हर एक रिएक्शन में 2 स्टेप होते हैं, टक्कर लाग के पहले आपके पास बॉन्ड टूटते हैं, उसके बाद नए वाले बॉन्ड कंसिस्ट होकर आपके पास बन जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप विल बी आपके पास क्लीवेज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, जिसमें आपके न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से बॉन्ड टूट जाता है। आप मान लो यहाँ पर आपके पास है A, यहाँ पर आपके पास है B, यहाँ पर आपके पास है E, ये 3 एलिमेंट थे भाई। तो आपके न्यूक्लियोफाइल की वजह से बॉन्ड टूट गया। अब ये 3D में समझा रखा है भाई आपके पास, कैसे? A और E प्लेन के अंदर है कार्बन के साथ, आपके पास X जो है वो आपकी तरफ है और जो B है वो बोर्ड के पीछे है। 3D में है आपके पास ये। तो आपके पास टक्कर के बाद क्या हो गया? बॉन्ड टूटा, और बॉन्ड टूट के ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था भाई, कार्बन का 4 ही होता है, ये घट के किस में आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की शेप कैसे होती है? सबको पता है, टेट्राहेड्रल। टेक्निकल पॉइंट है बेटा। और ये किस में करंट हो गया आपके पास है? sp2, कौन सा? कार्बोकैटायन की आपके पता ही है, हाइब्रिडाइजेशन। और क्या बन गया? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा बन गया आपके पास ये? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है जी। अगली स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन बना है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनी है, इसके ऊपर अटैक होगा। इसको रटने की बजाय एक बार कोशिश करो थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए। आपके लिए चीज़ें जो हैं फिर वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। ठीक है जी। क्या? पहले आपके पास ये टेट्राहेड्रल था, टेट्राहेड्रल से टूट गया, और टूट के क्या बन गया बेटा आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, कैसा बन गया? हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि आपके पास, मान लीजिए ये कुछ इस टाइप से था, सॉरी, ये आपके पास कुछ इस टाइप से होता है बेटा। बुक्स तो आपको ऐसे ही दिखाती है ना, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, आपकी बुक्स हमेशा ऐसे दिखाती हैं, है ना। टेट्राहेड्रल ऐसा ही होता है, बुक्स के अंदर ऐसे ही दिखा रखा है। अब अटैक हुआ और मान लो ये आपका जो एक्स था, ठीक है जी, वो निकल गया, ये मान लो आपका एक्स था, तो आपकी जो शेप थी वो जो टेट्राहेड्रल थी पहले इस टाइप से, पहले टेट्राहेड्रल थी ना ऐसे, इससे वैसे, जैसे ही आपके पास हेलोजन निकला, हेलोजन निकलते ही ये टेट्राहेड्रल कैसे होगी? 3D से एकदम से 2D, ट्राइगोनल प्लेनर, 3D हो गई बेटा। 3D होने के बाद क्या होगा? अब इसके पास देखो, इस डायरेक्शन में एक ग्रुप है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, लेकिन सामने से और पीछे से दोनों जगह खाली हैं, कैटायन है ही, पॉजिटिव चार्ज अटैक करने के लिए किसको आना है? एनायन को, न्यूक्लियोफाइल को। तो इसके पास 2 प्रोबेबिलिटी है अटैक की, सामने से भी हो सकता है और पीछे से भी, और दोनों प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इक्वल अमाउंट्स में है, ऑलमोस्ट, दोनों प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स में है।
तो आपके पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल सामने से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी, दोनों जगह से आपके पास जो अटैक है वो कंसिडरेबली पॉसिबल है। तो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो जिस जगह से हेलोजन गया था, हेलोजन आपके पास सामने से गया था, तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल सामने भी आ सकता है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी, आपके पास जो हेलोजन है जहाँ से गया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन आता है, और वो क्या है कि भाई आपके पास अगर जो कन्फिग्रेशन है वो रिएक्शन के बाद जो पहले थी अगर वही बची रही, वही बनी रही, तो आप क्या कह दोगे, द प्रोडक्ट इज अंडरगोइंग रिटेंशन। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है यहाँ पर रिटेंशन की। भाई उल्टी डायरेक्शन से भी अटैक हो सकता था, तो उस केस में आपके पास कैसा अटैक होगा, पीछे से हुआ तो आप कहोगे द कन्फिग्रेशन इज इन इनवर्जन। जहां से था उसके एग्जैक्ट अपोजिट में अगर अटैक आया तो आप क्या कह दोगे, उल्टा हो गया है। उल्टे को आप क्या कह दोगे, इन्वर्जन ऑफ द कन्फिग्रेशन। और रियलिटी में आपके पास दोनों ही चीजें ऑलमोस्ट बराबर अमाउंट में है, ऑलमोस्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन। तो ओवरऑल ऐसा कोई मिक्सचर जिसके अंदर इक्वल अमाउंट्स ऑफ अपोजिट कन्फिग्रेशंस होती हैं उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ने एक स्पेशल नाम दिया था, क्या, रेसिमिक मिक्सचर। क्या नाम दिया था उसको उसने, रेसिमिक मिक्सचर, है ना। तो भाई आपके पास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। ट्राइगोनल प्लेनर एक प्लेनर शेप है, उसके पास अटैक दोनों ही जगह से हो सकता है, जिस जगह से हेलोजन गया था वहां पे भी और उसके पीछे वाली डायरेक्शन से भी। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा अगर वो सेम डायरेक्शन पे अटैक हुआ तो रिटेंशन, और अगर अपोजिट पे हुआ तो इन्वर्जन, और ये दोनों ही बराबर रेशो में बनने हैं। तो ऐसा कोई भी मिक्सचर, ऑप्टिकल एक्टिव मिक्सचर जिसके अंदर इक्वल अमाउंट्स ऑफ अपोजिट कन्फिग्रेशंस होते हैं, उसका नाम क्या था बेटा जी, रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेसिमाइज प्रोडक्ट। तो मैंने कहा था ना यहाँ डायरेक्ट भी दे सकता है और इनडायरेक्ट भी। वो इनडायरेक्ट कैसे देता है, इनडायरेक्ट देता है कि भाई आपके पास एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो रेसिमाइजेशन में जा रही है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल था उसकी कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दी है। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना फर्क पड़ेगा। और फिर नीचे 4 ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो भाई रेसिमाइजेशन कहती दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, क्या भाई SN1 है, SN1 पे तो न्यूक्लियोफाइल पे फर्क ही नहीं पड़ता, कितने बढ़े कितने घटे, सिर्फ एक चीज़ का फर्क पड़ता है, जो आपका मेन सबस्ट्रेट है उसका अमाउंट बढ़ने घटने से स्पीड घटती बढ़ती है। अब चलते हैं इसके मेन पॉइंट पे। इसका मेन पॉइंट है आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगा बेटा SN1 के लिए, तो बेटा यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बना वो क्या बना, कार्बोकेटाइन। और GOC ने ये तो समझा रखा है कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटाइन, उसके बाद बेटा सेकेंड डिग्री यानी कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और सबसे लास्ट में मिथाइल कार्बोकेटाइन, सबसे लास्ट में मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये है इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर, मैक्सिमम टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी। प्राइमरी और मिथाइल जनरली SN1 को फॉलो ही नहीं करते, प्राइमरी और मिथाइल। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है CBSE में डायरेक्ट, तो प्लीज़ ध्यान दे लेना, इसी से क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ यही ढूंढना होगा कि भाई जो आपके पास हेलोजन है या जो आपके पास सब्सटेंस है जिस पे अटैक होना है उसमें जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है। डिग्री जिसकी जितनी हायर होगी उसकी उतनी ही रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 हायर रहेगी। ठीक है जी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहीं से जाओ तो इसमें थोड़ा सी चीज़ और जुड़ जाएगी। सबसे हायर रहेगी बेंजाइलिक की रिएक्टिविटी, उसके बाद रहेगी अलाइलिक की रिएक्टिविटी, फिर आएगी आपके पास टर्शियरी, फिर आएगी सेकेंडरी, फिर आएगी प्राइमरी, और सबसे लास्ट में आएगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक, अलाइलिक, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और अलाइलिक। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो ये भी ध्यान रखना, इसके अंदर रीअरेंजमेंट अगर होनी है जैसे मार्कोनिकोफ रूल में होती थी, अगर रीअरेंजमेंट का स्कोप बनता है कार्बोकेटाइन के बाद तो बेशक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है भाई, आपको पहले रीअरेंजमेंट इसमें करानी होगी। अगर रीअरेंजमेंट का स्कोप बना तो आपको रीअरेंजमेंट, और अगर रिंग एक्सपेंशन का बना तो रिंग एक्सपेंशन इसमें आपको करानी पड़ेगी। और बेटा जी अब चल ही रहते एक इंपॉर्टेंट बात, और यहाँ पर सॉल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सॉल्वेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या, यहाँ पर आप हमेशा प्रेफर करेंगे पोलर सॉल्वेंट्स को, और पोलर भी चाहे प्रोटिक हो और चाहे एप्रोटिक हो। दो एप्रोटिक की रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगी, पर आप पोलर सॉल्वेंट्स को
यहाँ पर रिएक्शन कराने के लिए हमेशा यूज करेंगे। तो ये थी आपके मेन पॉइंट SN1 रिएक्शन के। अब शुरू करते हैं SN2 रिएक्शन को। बेटा जी अब बात करते हैं SN2 की। तो ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन अब की बार ऑर्डर क्या होगा आपके पास 2। तो 2 है, तब की बार रेट ऑफ एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू RX प्लस में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अब की बार ये भी आ गया है, इसका फायदा मिलेगा आपको क्या, जब आप रिएक्शन के अंदर अब की बार क्वेश्चन करोगे और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया जाएगा कि रिएक्शन SN2 है, तो आप बता सकते हो कि भाई आपके पास अगर SN2 रिएक्शन है तो आपके पास कहा जाए कि भाई इसका अमाउंट 2 गुना बढ़ा दिया, इसका अमाउंट 3 गुना बढ़ा दिया। तब की बार तो दोनों पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गई ना, तब की बार रेट कितना बढ़ जाएगी अगर पूछा जाए तो। SN2 में आपके पास अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों पे ही रेट डायरेक्टली डिपेंडेंट है। दोनों की कंसंट्रेशन घटाने से या बढ़ाने से आपकी स्पीड ऑफ द रिएक्शन घटेगी या बढ़ेगी। हाँ ऑर्डर 2 है, लेकिन रिएक्शन अब की बार एक सिंगल स्टेप में निपट जानी है। सिंगल स्टेप में रिएक्शन निपटने का क्या मतलब है बेटा जी, मतलब एक स्टेप में ही आपके पास बॉन्ड टूटना भी हो और जुड़ना भी है। ये आपको कौन सी थ्योरी ने समझाया था केमिकल काइनेटिक्स में, ट्रांजिशन स्टेप थ्योरी ने, जिसने कहा था कि भाई जिस टाइम पर एक बॉन्ड बन रहा है उसी टाइम पे दूसरा बॉन्ड निकल रहा है ना। तो अब की बार भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से जो आपके पास प्रीवियस न्यूक्लियोफाइल था वो बेचारा दूर जाना शुरू हो जाएगा और नए वाला इसके पास आना शुरू हो जाएगा। तो साफ है टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के अंदर चेंज हो जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगी भाई अब की बार, और फाइनली न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा और हेलोजन निकल जाएगा। तब की बार एक चीज साफ समझ में आई ना, पिछली बार तो अटैक किसी भी तरफ से हो सकता था, अब की बार जिस तरफ हेलोजन है उस तरफ से तो अटैक पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हाल में बेटा जी। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर वहां से अटैक हुआ तो बेटा जी आपके पास जो सब्सटेंस है उस पर सेम अटैक मतलब रिएक्शन जुड़ ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए अटैक हमेशा अब की बार अपोजिट से होगा, और अपोजिट से होगा तो आप कहोगे कि भाई अब की बार इन्वर्जन हो गया है। पहले अगर आपका डेक्स्ट्रो था तो अब लेवो बनेगा, पहले लेवो था तो 100% डेक्स्ट्रो बनेगा। हाँ डिग्री ऑफ रोटेशन वेरी कर सकती है, और इसको स्टडी किया था वाल्डन ने, तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, वाल्डन इन्वर्जन। बिल्कुल सिंपल है। अब की बार रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी बिल्कुल अलग होगा। पिछली बार क्या था, बेंजाइलिक, अलाइलिक, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल, या फिर सीधा सीधा कहो टर्शरी ज़्यादा फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। अब की बार एग्जैक्ट उल्टा होगा, मिथाइल सबसे ज़्यादा फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी। और इसकी वजह क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़। कैसे समझते हैं, ये एक मिथाइल सिस्टम भाई जिसके अंदर 4 छोटे छोटे हाइड्रोजन है। ये आपके पास एक प्राइमरी, यहाँ पर एक कार्बन एटम है कार्बन के बराबर का। ये आपके पास सेकेंडरी जहाँ पे 2 कार्बन के बराबर के कार्बन है, और यहाँ पे टर्शरी 3 कार्बन के बराबर के कार्बन उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। अब इसमें 4 तो जुड़े हुए हैं और 5वां किसका अटैक कराना है, न्यूक्लियोफाइल का। तब की बार देखो अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास इनफ स्पेस है, अटैक की पॉसिबिलिटी न्यूक्लियोफाइल के की है, बिल्कुल है। यहाँ पर स्पेसिंग थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि ये इसको भीड़ करेगा तो ये इसको थोड़ा आगे की तरफ सरकाएगा। देखो ये नीचे था, इसने इसको ऊपर की तरफ सरकाई दिया, दिख भी रहा होगा थोड़ा सा इंक्लाइनेशन। तब की बार जगह तो होगी लेकिन थोड़ी सी भीड़ हो जाएगी। भीड़ की वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से ज़्यादा फील होंगे, तो भाई ये भाई साहब कम आ पाएंगे। तीसरे वाले में तो भाई एक और कार्बन आ गया, अब की बार तो जगह नाम मात्र की बची। और सेकेंडरी में मैंने कहा भी था, सेकेंडरी तो भाई प्रेफर ही SN1 को करती है, SN2 को प्रेफर ही नहीं करेगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट टर्शरी में तो जगह ही नहीं है, कहाँ से घुसाओगे भाई, ना यहाँ से ना यहाँ से, जगह ही नहीं है। उधर हेलोजन पहले से बैठा हुआ है। तो इस टाइप की रिएक्शनों में तो आपके पास पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी अटैक की, और अटैक की पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो आपके पास क्वेश्चंस कैसे होंगे कि भाई मिथाइल वाला फॉर्म करेगा हमेशा SN2 को, प्राइमरी वाला भी प्रेफर करेगा SN2 को, लेकिन अगर आपके पास एक टर्शरी है एक सेकेंडरी है तो किसको फॉलो करेंगे, SN1 को। ठीक है जी। और अब आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जैसे बोल दिया कि भाई एक रिएक्शन है जिसके अंदर हमेशा SN2 या इन्वर्जन होता है, जिसके अंदर हमेशा इन्वर्जन ही होता है, वाल्डन इन्वर्जन होता है, तो बताओ आपके पास उस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल या RX की कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तब आपके सामने सब कुछ है, आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके क्वेश्चंस NCERT में बिल्कुल 0 लेवल के हैं, तो बेटा पहले वो 0 लेवल के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले, बिल्कुल आसान से।
वो करने के बाद फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के SN1 या SN2 के क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, SN1 में कार्बोकैटायन था तो रीअरेंजमेंट थी आपके पास, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट, कोई रिंग एक्सपेंशन की प्रोबेबिलिटी कभी होगी ही नहीं। ठीक है जी। ये भी पोलर ही प्रेफर करेगा, जो आपके पास सोलवेंट है उसको ये भाई साहब भी पोलर ही प्रेफर करेगा। और इसके साथ बेटा जी जो आपकी SN2 थी वो कंप्लीट होती है। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ इसको ढंग से अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।